बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे अब आज हम पहुंच आए हैं चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 जो है ये है रिस्क एंड मैनेजेरियल रियल ऑप्शन इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में रिस्क और मैनेजेरियल की क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इसको करते हुए, वो है पिछला हमारा कैपिटल बजटिंग का था, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स थी, और आज हमारा रिस्क इसमें क्या हो सकता है। तो ये जब चैप्टर नंबर 14 आप कंप्लीट करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफाइन कर सकेंगे कि रिस्कीनेस क्या है ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें रिस्कीनेस क्या है। अंडरस्टैंड हाउ कैश फ्लो रिस्कीनेस फॉर द पार्टिकुलर पीरियड इज़ मेजर्ड, कि ख़ास पीरियड के लिए कैसे आप इस रिस्क को मेजर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिससे आपको पता है हम रिस्क मेजर करते हैं। ये चीज़ें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक टेक्निक्स हैं जो हमारे रिस्क मेजर करने में हमारी हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह हम डिस्क्राइब कर सकेंगे मेथड्स फॉर असेसिंग द टोटल प्रोजेक्ट रिस्क, कि आप इसमें से करके तो वे पूरे प्रोजेक्ट पे रिस्क कितना आएगा, इंक्लूडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी अप्रोच एंड सिमुलेशन अप्रोच, सिमुलेशन और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसको लगाते हुए। और फिर आप कर सकेंगे जज द प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर कंट्रीब्यूशन, कि वो कंट्रीब्यूशन क्या करेगा टोटल फर्म का रिस्क में, टोटल फर्म का रिस्क जो है उसकी क्या होगी एक प्रोजेक्ट की। रिस्क पोर्टफोलियो अप्रोच को हम देखेंगे। फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ मैनेजेरियल रियल ऑप्शंस इनहेंस द वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो जो मैनेजेरियल्स आप में क्वालिटीज़ होंगी उसकी वजह से प्रोजेक्ट में कितने इनहेंस हो सकेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 नंबर पे आएगा लिस्ट डिस्कस एंड वैल्यू डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजेरियल रियल ऑप्शंस। मैनेजेरियल्स की जो ऑप्शंस हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। अब रिस्क एंड मैनेजेरियल ऑप्शन इन कैपिटल बजटिंग की हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि दी प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क क्या है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट में रिस्क है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, टोटल प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, कंट्रीब्यूशन टू द टोटल फर्म रिस्क। अब एक प्रोजेक्ट की और फिर टोटल फर्म पे उसका रिस्क का क्या इफेक्ट हो सकता है, फर्म पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है, और मैनेजेरियल ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि रिस्क और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन उसकी किस तरह से करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक सिचुएशन है हमारे सामने कि एनुअल कैश फ्लो जो एक साल का है उसकी क्या पोजीशन है। हमने एक प्रपोजल ली, प्रपोजल में आप देखें तो हम देखते हैं कि स्टेट क्या हो सकती है कि, और उस पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और कैश फ्लो क्या आएगा। तो क्योंकि पूरे साल में आपको पता है बिजनेस का एक साइकिल चलता है, एक ही तरह का नहीं होता बिजनेस। तो उसमें हम जब देखते हैं क्या आएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डीप रिसेशन में जब हम चल रहे हैं, तो रिसेशन में बिजनेस जब चल रहा होता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता है मिनिमम होती है। तो उसमें कैश फ्लो जो है रिसेशन में नहीं आ रहा होता, कैश कलेक्शन नहीं हो रही, कैश फ्लो कम है तो आपका माइनस में आएगा। अब माइल्ड रिसेशन है तो उससे थोड़ा बेहतरी आई है, बेहतरी आई तो उसमें प्रॉफिट भी बेहतर होता है और फिर कैश फ्लो भी बेहतर हो जाता है। फिर आप जब नॉर्मल में जाते हैं तो नॉर्मल बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी सबसे अच्छी मिल रही होती है और उसमें कैश फ्लो जो है वो भी बेहतर हो रहा होता है। अच्छा, जब बूम आता है तो बूम में चल चला बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी बिजनेस में चलते हैं तो उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टर्नओवर में प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो जाती है लेकिन कैश फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और फिर मेजर बूम जो होता है उसमें मज़ीद प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है लेकिन कैश फ्लो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब होलसेल टाइप जब बहुत सीज़न चल रहा होता है तो उसमें ज़्यादा कैश फ्लो होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसकी कम हो जाती है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द ईयर वन कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो उसमें आपने ये देखें कि हमने कैश फ्लो को देखा, उसको एक्स एक्सिस में, और प्रॉफिटेबिलिटी को जब वाई एक्सिस में हमने ड्रॉ किया तो हमने ये देखा कि ये जो प्रपोजल ए में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आ रहा था हमें 40,000 आ रहा था। तो इस तरह से इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। और फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईयर कैश फ्लो पे जब आते हैं प्रपोजल ए में तो आप ये देखते हैं कि आपका कैश फ्लो वन जो है ये आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ये आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी जो जब सम किया तो वन उसका आया।
तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो 1 और प्रॉफिटेबिलिटी 1 को, तो ये आपका -150 200 और ये आते हुए आपका टोटल जो है कैश फ्लो जो है CF1 का वो आ गया 5000। तो अब 5000 जब आया तो आपने क्या किया, वेरियंस अब निकालने हैं, वेरियंस ऑफ ईयर 1 के कैश फ्लो के आप निकालेंगे प्रपोजल ए में। तो CF1 मल्टीप्लाई बाई P1 को आपने जब मल्टीप्लाई किया था आपका 5000 आया था। तो CF1 माइनस CF1 बार को आप जब करेंगे, जो 5000 आपने निकाला था, तो ये माइनस और उसका स्केयर और मल्टीप्लाई जो है वो उससे करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी से। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करके तो इसके रिज़ल्ट निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 14.4 मिलियन आ जाएगा इसका पॉइंट। तो जब इसका अब टोटल करने के बाद अब जब समरी पे आएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो SQRT को मल्टीप्लाई करेंगे आप जब इस अमाउंट के साथ, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया $3795 और उसमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आपको पता है कि $5000 था हमारे पास। तो अब इसका वेरिएंस जब हमने निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आप निकालते हैं तो आपके पास ये वेरिएंस आ जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है इज़ मेजर्ड बाय रिलेटिव रिस्क एंड इज़ द रेशो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम निकालते हैं तो उसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाता है। तो कोफिशिएंट वेरिएंस हम किस लिए निकालते हैं कि इससे हम रिस्क मेजर करते हैं कि रिस्क क्या आ रहा है। तो आप जब रिस्क पे आए हैं तो आपने इलस्ट्रेशन बी ली, एक प्रपोजल तो आपके पास आ गया जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आ गया। अब आपने इसको रिस्क मेजर करने के लिए एक प्रपोजल और आपने ली, वो प्रपोजल जो है उसको प्रपोजल बी हम करेंगे। और प्रपोजल बी में हमने कैश फ्लो जो है वो डिफरेंट सिचुएशन हमारे पास आई, डीप रिसेशन था तो प्रॉफिट की रेशो वही है लेकिन कैश फ्लो 1000 है, माइड में आया तो 2000 हो गया, और जब नॉर्मल में आया प्रॉफिट रेशो वही है लेकिन कैश फ्लो की जो सिचुएशन है वो बदल रही है। हमारे पास ये 13000 था तो अब 11000 इसमें आ गया है। तो जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को किया ईयर का तो आपने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की, प्रॉफिटेबिलिटी 40% पे जो आका 5000 आ रहा था और कैश फ्लो की सिचुएशन यही थी। ये प्रपोजल बी का जो हमने प्रपोजल ए पहले बनाया और बी का भी यही आ गया। तो अब जब हमने CF1 को और प्रॉफिट को जब हमने सम किया तो अगर ये 1 आ रहा है तो इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे कैश फ्लो 1 को प्रॉफिटेबिलिटी के साथ तो आपके पास कैश फ्लो वही जो है CF1 बार जो है वो 5000 आ जाएगा। अब दोबारा वही प्रोसेस होगा कि CF1 इंटू P1 को करने के लिए इसका CF1 माइनस CF1 बार का स्क्वायर लेंगे और P1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो सारी फिगर्स वेरिएंस निकालने के लिए एज इट इज़ आ जाएंगी। जब आपके पास ये सारी फिगर्स आ गई और इसका टोटल को जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए SQR से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2846 और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आपका यही है CF बार जो है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो निकालेंगे तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई किया तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया 0.569। अब ये कम है पहले वाली प्रपोजल से। तो जब हमने इसको डिस्कस किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने देखा कि बी जो है वो लेस है ए से, बी लेस है ए से, इसका मतलब है कि वो जो 2000 ये उसका 3700 था और इसका 2800 है, बी कम है। तो जी अगर बी कम है तो बी जो है कम लेस रिस्की होगा क्योंकि इसमें रिस्क कम है। तो इसी तरह आप जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो भी कम है, बी कम है ए से, तो इसका ये देखें बी जो है इसकी वैल्यू ए से कम है तो बी जो है हैज़ अ लेस रिलेटिव रिस्क दैन ए, तो बी का जो है ए से कम रिस्क है। ठीक है, तो इसी तरह हम टोटल प्रोजेक्ट जो है इसको प्रोजेक्ट हैव अ रिस्क दैट में चेंज फ्रॉम प्रोजेक्ट ए टू पीरियड बी। तो इसको हम जब अपना टोटल प्रोजेक्ट का रिस्क लेते हैं तो हमारे पास ये पोजीशन आ जाती है। तो इसमें प्रोजेक्ट आर मोर लाइकली टू हैव कंटिन्यूस रेदर देन द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी की आगे टी अप्रोच है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की टी अप्रोच जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी सी टेक्निकल है।
तो अभी तक जो आपने पहला देखा, उम्मीद है कि उसको आप समझ गए होंगे पूरा इन दोनों प्रपोजल में कि रिस्क किस तरह से हम मैयर करते हैं। तो रिस्क मैयर करते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।